मनोहर जी गांव से अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए शहर आए हुए थे। मालती जी को वीपी की समस्या थी। उनका वीपी इतना कम हो जाता था जिसके चलते वह बेहोश हो जाती थी। बड़े से बंगले के बाहर खड़े मनोहर जी सिक्योरिटी गार्ड से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि एक बार उन्हें उनके बेटे बहू से मिल लेने दीजिए, बहुत ज़रूरी बात है। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड वाला उन्हें यह कहकर भगा देता है कि तुम्हारे जैसे भिखारी मेरे साहब के पिता नहीं हो सकते हैं, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो, निकल जाओ इस घर से। लेकिन जब मनोहर जी सिक्योरिटी गार्ड से बहुत सारी मिन्नतें करते हैं और कहते हैं जब तक तुम मुझे मेरे बेटे बहू से नहीं मिलने दोगे तब तक मैं इस गेट से नहीं हटूंगा, इधर ही बैठा रहूँगा। आज मेरी पत्नी अस्पताल में बीमार पड़ी हैं, उनके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे बेटे की इतनी बड़ी कंपनी है, उसके पास इतने सारे पैसे हैं, क्या वह अपनी माँ की बीमारी में थोड़े से पैसे खर्च नहीं कर सकता? उसको थोड़े से पैसों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आखिर में सिक्योरिटी को मनोहर जी पर दया आ गई और वह अंदर जा करके यह खबर देता है कि एक कोई बूढ़ा आदमी आपसे मिलना चाहता है। वह कह रहा है कि आपके पिताजी हैं, पर उनके शक्ल से और पहनावे से नहीं लगता कि वह आपके पिता हैं। देविका सिक्योरिटी गार्ड से कहती है तुम जाओ, मैं अभी उनसे बाहर ही मिलने आ रही हूँ, उनको अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग रूम में बैठे हुए अपने पति कुणाल से देविका कहती है तुम्हारे पिता फिर से मिलने आए हैं, कितनी बार मना किया है फिर भी बेशर्म की तरह इस घर में चले आते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। पैसे तो ऐसे मांगने आ जाते हैं जैसे कि वह इस घर में पैसे रख कर गए हों। कल इतना अपमान करके भगाया था फिर भी आ गए, शर्म नहीं आती है? चलो हम दोनों जा करके अच्छे से फटकार लगाते हैं कि दोबारा से हमारे घर पर ना आए और हमें परेशान ना करें। कुणाल और देविका घर से बाहर निकलकर दरवाजे के पास आते हैं। अपने बेटे बहू को आता हुआ देखकर मनोहर जी आशा भरी निगाहों से अपने बेटे बहू की तरफ देख रहे हैं कि बहू बेटे उनके मिलने आ रहे हैं तो ज़रूर वह मेरी मदद करेंगे। मनोहर जी अपने बेटे बहू के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए, बेटा तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वह 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। मैं बार बार 4 दिन से घर पर आ रहा हूँ लेकिन तुम मिलते ही नहीं थे, सिर्फ बहू मिलती थी और वह मना कर देती थी। बेटा तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। ए बुढ़े चल निकल जा इधर से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, पहले ही हम तुम्हारे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं। अभी 4 दिन पहले आए थे तभी तुमने पैसे मांगे थे, मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए था ना, अब इससे ज़्यादा रुपए तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं, निकल जाओ इस घर से। बेटा जो तुमने जो रुपए दिए थे उससे तो तुम्हारी माँ की 2 दिन की दवाई भी नहीं आई। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनकी दवाइयों का और इलाज का खर्चा उठा सकूं। बेटा तुम तो अपनी माँ के बारे में कुछ सोच, आखिरकार वह तेरी माँ है। पापा मेरे से यह फालतू की बातें मत किया करो और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे सब समझ में आता है। मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ और अब वापस से इस घर में कभी मत आना। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर मनोहर जी निराश हो गए। कुणाल अपनी पत्नी देविका से कहता है देविका मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, शाम तक वापस आऊँगा। अपने बेटे को कार से कहीं जाते हुए देखा तो मनोहर जी ने कहा बेटा तुम ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस के रास्ते में ही सरकारी अस्पताल पड़ता है, क्या तुम अपनी कार से अस्पताल छोड़ने चलोगे? इतना तो अपने पिता के लिए कर ही सकते हो।
देविका चिल्लाते हुए अपने ससुर से कहती है, बुढ़े तेरी औकात नहीं है कार में बैठने की, चुपचाप से पैदल निकल जा, मेरी कार को छूने की हिम्मत भी मत करना। तुझे अपनी कार में बिठाकर मुझे कार को गंदा नहीं करना है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, कार में बैठने के लिए औकात देखी है अपनी? ऑटो में बैठने की औकात नहीं है और कार में बैठने की बात कर रहे हो? चल निकल जा यहाँ से। कुणाल अपनी कार लेकर निकल गया। बेचारे मनोहर जी गेट के पास बैठे बैठे अपने बेटे की कार को जाता हुआ देखते रहें और अपनी किस्मत को कोसते रहें कि कैसा है मेरा बेटा जो अपने माँ बाप का ही ना हुआ। क्या कुछ नहीं किया था हमने अपने बेटे के लिए, सब कुछ तो अपना दांव पर लगा दिया था, मगर आज हमने अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाया होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए घर जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया, सब बेचकर इतना बड़ा बिजनेस करवाया, पर आज बेटे ने हमारे साथ क्या किया? इतना तो पराये भी नहीं करते हैं किसी के साथ जितना पराया हमारे बेटे ने हमें कर दिया है। उसे अपनी माँ की तकलीफ दिखाई नहीं देती है। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। पास खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड को इतना तो यकीन हो जाता है कि यह आदमी कुणाल साहब के पिता हैं। कुणाल के निकल जाने के बाद और देविका के घर के अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड मनोहर जी को उठाकर कुर्सी पर बैठाते हैं और कहता है, अंकल जी आप रोइए मत, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? मनोहर जी कहते हैं, बेटा अभी तो फ़िलहाल 5,000 में ही मिल जाएं, उसी से ही काम चल जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड अपनी जेब से हाथ डालकर देखता है तो 3,000 ही निकलते हैं। वह कहता है, अंकल जी मेरे पास 3,000 हैं, आप इनको अपने पास रख लो और चलो, आपको कहाँ जाना है? मैं अपनी साइकिल से आपको छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे साइकिल पर बैठना नहीं आता, मैं ऑटो लेकर चला जाऊंगा। साथ ही मनोहर जी सिक्योरिटी गार्ड को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। बेटा, जहाँ मेरे बेटे बहू ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, वहाँ तुमने इतना बड़ा दिल दिखाकर मेरी मदद की, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे अंकल जी, मैंने क्या मदद की है? इतने से तो आपकी एक दिन की भी दवाई का खर्चा नहीं निकलेगा। उन पैसों को अपने अंगोछे में बांधकर मनोहर जी अस्पताल के लिए निकल गए। अस्पताल के बेड पर लेटी हुई मालती जी अपने पति के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि वह बेटे बहू से मदद मांगने गए हैं, शायद बेटा बहू कुछ मदद कर दें तो मेरे पति की कुछ तो परेशानी कम हो जाए। एक तो मैं ही बीमार लेटी हूँ, ऊपर से पैसों की तंगी है। बेचारे कितने भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन मनोहर जी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर वह समझ जाती हैं कि उनके नालायक बेटे ने अपनी पिता की मदद नहीं की। उनका नालायक बेटा पैसों की चकाचौंध में इतना खो गया है कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप की तकलीफ नज़र ही नहीं आती। मनोहर जी अपनी पत्नी के पास आकर फूट फूट कर रोने लगते हैं कि आज हमारे बेटे ने हमें धोखा दे दिया, हमारा बेटा हमारा ना रहा, उसने हमें मुसीबत के समय अकेला छोड़ दिया। हम तो अपने बेटे को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कंगाल हो गए, लेकिन बेटा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपने माँ बाप को देखना ही नहीं चाहता। जिस माँ बाप ने उसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है, अब वही उसको भीख मंगे लगते हैं, लो स्टैंडर्ड लगते हैं। अस्पताल में पास के ही पलंग पर लेटा हुआ एक व्यक्ति जो कि इसी शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वह मनोहर जी और मालती जी की सारी बातें सुन लेता है। अपने बेड से उठकर मनोहर जी के पास आता है तो उनको देखकर दंग रह जाता है। यह तो उनके स्कूल के टीचर हैं। अरे सर जी, आप इधर कैसे, और आपकी यह हालत कैसे हो गई? बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम? सर जी, मैं हर्ष, जो आपके पास ट्यूशन पढ़ने आया करता था। अपनी यादाश्त पर जोर डालते हुए मनोहर जी याद करने की कोशिश करते हैं, फिर अचानक से कहते हैं, हाँ याद आया,
वो शर्मा जी के बेटे, जिनका इसी शहर में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है, तुम उनके बेटे हर्ष हो? हाँ टीचर जी, मैं वही हर्ष हूँ। पर टीचर जी, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। अब आप चिंता मत करिए। आंटी जी पर जितना भी खर्चा लगेगा सारा पैसा मैं खर्च करूँगा और आंटी जी पूरी तरह से ठीक करा कर घर भी ले जाऊँगा। हर्ष मालती जी के इलाज का सारा खर्चा उठाता है, उनके खाने के लिए फल फ्रूट सारी व्यवस्था करता है। मनोहर जी से कहता है, सर जी आप मेरे घर पर रहिए, इधर मैं आंटी जी को संभाल लूँगा। मैं देख रहा हूँ कितने दिनों से आप भागा दौड़ी कर रहे हैं, कहीं थक कर आप भी बीमार न पड़ जाएं। घर पर मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता भी हैं, आप उधर आराम से रहिएगा। 2 दिन में मैं आंटी जी को लेकर घर ही आऊँगा। मालती जी भी कहती हैं, हाँ अब मैं ठीक हूँ और जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तुम मेरी चिंता मत करना। 2 दिन बाद मालती जी बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक होकर के हर्ष के घर आ गईं। हर्ष के घर में उनकी माँ मालती जी से मिलकर बहुत खुश हुई। अरे मनोहर जी, जब से आपने पढ़ाना बंद किया तब से तो आपसे मिलना जुलना ही नहीं हो पाया है और मैं इधर अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया, समय ही नहीं मिला फिर आपसे मिलने का। आज कितने सालों बाद आप मुझे मिले हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस तरह से मिलेंगे। अरे हर्ष तो आपको कितना याद करता है, कहता है आज सर के बताए हुए नक्शे कदम पर ही मैं चल रहा हूँ। हर्ष का पहले पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन जब से आपने उसकी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तब से उसकी पढ़ाई में मन लगने लगा और आपको तो वह अभी भी बहुत याद करता है। आपके पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि बच्चे इतनी आसानी से समझ जाते हैं। कुछ समय तक तो मनोहर जी और मालती जी हर्ष के घर पर ही रहते हैं। हर्ष का घर बहुत बड़ा है, घर क्या वह तो एक बंगला जैसा है, उसमें तो कितने लोग भी रह सकते हैं और उसी में हर्ष ने एक कमरा मनोहर जी और मालती जी को दे दिया। 10 दिन बाद मनोहर जी कहते हैं, बेटा अब हम चलते हैं, बहुत दिन रख लिया तुमने, हमारी बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों में हर्ष को यह तो पता चल गया था कि सर जी ने अपना सब कुछ अपने बेटे पर खर्च कर दिया, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वह अपने सर जी से पूछता है, अब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आपके पास तो ना घर है ना खाने के लिए पैसे हैं, फिर आप कैसे अपना गुजारा करेंगे? जहाँ जिंदगी ले जाएगी उधर चले जाएंगे, कोई छोटा मोटा काम देख लेंगे जिससे हमारा बुढ़ापे में खाने पीने की और दवाइयों के खर्चे निकलते रहें। नहीं सर जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैंने आपके लिए कुछ सोचा है, आप इधर हमारे पास ही रहेंगे। क्या सोचा है तुमने, जरा मुझे भी तो बताओ। सर जी, आपको तो पता है मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है, एक शोरूम पर मैं बैठता हूँ और एक शोरूम पर मेरे पिताजी बैठते हैं। मैं तो अपने शोरूम का सारा काम संभाल लेता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उनके हिसाब किताब भी अच्छे से रखता रहे और पूरी तरह से ईमानदार हो। तो सर जी, मुझे आपसे ज़्यादा इस पद के लिए कोई और नज़र ही नहीं आता है। और सर जी, आपको तो वैसे भी कहीं ना कहीं जाकर काम करना ही है, तो क्यों ना आप शोरूम में आकर पिताजी के साथ बैठें और वहाँ का हिसाब किताब आप देखें। मनोहर जी अपनी पत्नी मालती जी की तरफ देखते हैं। मालती जी को इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। वह अपने पति से कहती हैं, देखो जी, हम कहीं ना कहीं तो भटकते भटकते जाएंगे और इतने दिनों में हमें काम मिलेगा यह भी पता नहीं। उधर हमें घर बैठे काम मिल रहा है, हम
हम अपनी मेहनत का कमा कर खाएंगे तो इधर हमें रहने में भी परेशानी नहीं होगी। मनोहर जी शर्मा जी के साथ उनके शोरूम में बैठकर हिसाब किताब देखने लगते हैं। साल भर तक तो वह शर्मा जी के साथ बैठकर शोरूम का हिसाब किताब देखते हैं, साथ ही साथ बिजनेस की बारीकियां भी सीख जाते हैं कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है। साल भर मेहनत करने के बाद उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वह अपनी पत्नी मालती जी से कहते हैं, क्यों ना हम भी एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल दें, बहुत फ़ायदा होता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है उम्र के साथ साथ दिमाग भी सठिया गया है। अरे 70 साल में कुछ करने जाओगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि बुढ़ापे में बिजनेस करने जा रहा है। मनोहर जी कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, इस काम में हर्ष ने कहा है कि वह मेरी मदद करेगा। मुझे भाग दौड़ ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा। वह अपने शोरूम का सामान मंगाता है तो उसमें मेरा सामान भी मंगाता रहेगा। और कुछ दिनों में मनोहर जी ने इस उम्र में कपड़े की दुकान खोल लेते हैं। आसपास के लोग दुकान देखकर कहते हैं, दादाजी इस उम्र में दुकान खोल रहे हो, कितने साल बिजनेस करने का इरादा है? बेटा, जब तक जिएंगे हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक करते रहेंगे, जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन देख लेंगे क्या करना है। धीरे धीरे करके मनोहर जी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, खूब मुनाफा होने लगा। अब मनोहर जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मनोहर जी ने हर्ष के बगल में ही एक छोटा सा घर भी खरीद लिया, पर घर छोटा था लेकिन पति पत्नी के लिए काफ़ी था। इससे बड़ा घर उन्हें चाहिए भी नहीं था। ऐसा करके 2 साल बीत गए। एक दिन मनोहर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, भगवान, हमने अपनी जवानी के दिनों में बहुत मुश्किलें सही हैं। पहले अपने माता पिता की सेवा में दिन गुजार दिए। तुम जब इस घर में शादी करके आई थी तो 3 नंदे थी। मेरे बूढ़े माता पिता थे, मेरी 3 बहनें थी। उनकी शादी करने की जिम्मेदारी मेरी ही थी क्योंकि घर में मैं इकलौता कमाने वाला इंसान था। उसके बाद खुद के भी बेटा हो गया, उसको पढ़ाने के लिए तो हमने क्या कुछ नहीं किया। फिर भी हम रोड पर आ गए, लेकिन मैंने कभी तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, क्या लेना है। तुम्हारी इच्छाओं का तो मैं कभी ख्याल ही नहीं कर पाया, लेकिन आज हम सारी जिम्मेदारियों से फ्री हैं, मेरे पास हाथ में पैसे भी हैं। तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। आज तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। अपने पति की इतनी प्यारी बातें सुनकर मालती जी को अपनी बहू की कार वाली बात याद आ गई। जब उनकी बहू ने मनोहर जी से कहा था कि तुम्हारी कार में बैठने की औकात नहीं है, वह अपने पति से बड़े ही प्यार से कहती है कि उन्हें एक कार चाहिए। मनोहर जी कहते हैं, ठीक है, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल चलिए, हम आपको आपके पसंद की एक नई कार दिलाएंगे। अब तो मालती की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका एक छोटा सा घर भी हो गया, पति पैसे भी कमाने लगा और उनकी पसंद की कार भी आने वाली थी। जो शौक जवानी में पूरे करने चाहिए थे उस समय तो वह पूरी तरह से अपने बेटे के लालन पालन में, पढ़ाई में लगी रही, लेकिन आज बुढ़ापे में मौका मिला है तो वह बहुत खुश हैं। कुछ दिनों में ही उनके घर में एक नई कार आ जाती है। मनोहर जी अपनी पत्नी के साथ नई कार को लेकर मंदिर में भगवान जी का प्रसाद चढ़ाने के लिए और गरीबों को भोजन देने के लिए गए। भगवान जी के दर्शन करने के बाद जब वह गरीबों में खाना बांट रहे थे तभी उनकी नज़र सीढ़ियों के पास बैठे हुए उनके अपने बेटे बहू पर गई। प्रसाद बांटते हुए मनोहर जी सीढ़ियों पर बैठे हुए अपने बहू बेटे के पास भी पहुंच गए और उनके हाथ में भी प्रसाद देने लगे। जब कुणाल और देविका ने अपने माता पिता को चमचमाती हुई प्रेस वाले बढ़िया कपड़े पहने हुए देखा
देखा और मिठाई के डब्बे लेकर वह गरीबों में बांट रहे हैं। यह देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि यह इतना पैसा बांट रहे हैं। देविका और कुणाल मनोहर जी के पास आते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि पिताजी, मैं कुणाल आपका बेटा। मनोहर जी पलट कर देखते ही जाने लगते हैं। कुणाल अपने पिता के पैरों को पकड़ कर कहता है, पिताजी मेरी बात तो सुन लीजिए। देविका भी अपनी सास मालती के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी हमें बिजनेस में बहुत घाटा हो गया। उस घाटे को पूरा करने के लिए हमने अपना घर भी बेच दिया। बैंक से इतना सारा लोन लिया था वह भी नहीं चुका पाए। सर पर इतना कर्जा है, बैंक वालों का रोज़ रोज़ फ़ोन आ रहा है लोन चुकाने के लिए। घर में अब कुछ भी नहीं है। मेरे जेवर तक कुणाल ने बेच दिए हैं। पूरे 2 महीने से मायके में रह रही हूँ। माँ जी कुछ मदद कर दीजिए। आप तो मुझे अब भली चंगी लगती हैं। बहू बेटे को देखकर मालती जी की आंखों में खून उतर आया। उन्हें उस दिन की याद आ गई जब वह बेटे के सामने भिखारी की तरह उनके पति कुछ पैसे के लिए भीख मांग रहे थे, जब वह अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। कुछ पैसों से उनकी मदद कर दो। लेकिन बेटे बहू ने उन्हें घर से खाली हाथ भेज दिया था। अपने बहू बेटे की बातों को अनदेखा करते हुए मनोहर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतरते हुए कार के पास आ गए। बहू बेटे भागते हुए उनके पैरों में गिर गए। मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं पैसों की चकाचौंध में आप दोनों को भूल गया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप एक बार मेरी मदद कर दो। मनोहर जी अपने बेटे बहू की एक भी बात नहीं सुनते हैं। कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, मालती जी अपनी कार में बैठ जाओ। भगवान की दया से आज हमारी औकात कार में बैठने की हो गई है। चलो आओ हम अपनी कार में बैठकर अपने घर चलते हैं। पीछे से बेटे बहू चिल्लाते रह जाते हैं। तभी पीछे से वही से सिक्योरिटी गार्ड वाला जो कुणाल और देविका के घर पर काम करता था, वह भी अपनी नई बाइक लेकर आया और भगवान के सामने अपनी नई बाइक की पूजा करने लगा। अपने सिक्योरिटी गार्ड को देखकर कुणाल कहता है, अरे वाह, तुमने नई बाइक खरीद ली, बहुत अच्छी बात है। नहीं साहब, मैंने बाइक खरीदी नहीं है। मुझे आपके माता पिता ने यह बाइक उपहार के रूप में दी है। दरअसल उस दिन आपके पिताजी जब आपसे पैसे मांगने के लिए आए थे और आपने उन्हें भगा दिया था, वह दरवाजे के बाहर बैठे बैठे रो रहे थे। मुझसे उनकी यह दशा देखी नहीं गई, तो मेरे पास जितने पैसे थे उतने पैसे से मैंने उनकी मदद कर दी थी। तो आज इस मदद के बदले में उन्होंने मुझे यह बाइक उपहार में दी है। मैंने तो उन्हें बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह बहुत मन से दे रहे हैं। मुसीबत के समय तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर कुणाल और देविका अंदर से जल रहे थे और अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए। अब वह दर दर भटक रहे थे। उन्हें अपने किए का फल मिल चुका था। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।